हेलो स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर में अपने साइन कन्वेंशन लॉ कर लिया था। इसके बाद अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जो गोलीय दर्पण है उनकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल डिस्टेंस। तो वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध करने का। ठीक है, तो अपने कोई भी एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका ध्रुव है, ये इसकी फोकस बिंदु है और ये सी वक्रता केंद्र। ठीक है, आपको क्या करना है, आर और एफ में रिलेशन बताना है। आर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, आपको डेफिनेशन बताई हुई थी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। और फोकस दूरी भी आपको बताई गई थी, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु। यानी कि आर और एफ में रिलेशन बताना आपको क्या होता है। ठीक है, आर और एफ में रिलेशन बताना। तो अपने क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाशीय किरण आपतित करते हो आप, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाशीय किरण आपतित करें तो वो कहां से गुजरेगी, एक बिंदु से गुजरती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं अपने, फोकस बिंदु। ठीक है, तो ये प्रकाशीय किरण कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो इस प्रकाशीय किरण, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो इसके लिए अपने लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करवाएं। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या था कि जब कोई प्रकाशीय किरण समतल सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। तो इसमें ये क्या होता है, अपने अभिलंब बनाया। ठीक है, अब जो गोलीय दर्पण होंगे उसमें अभिलंब कैसे बनाओगे आप, तो गोलीय दर्पण जो भी होते हैं अपने पास, जिस गोले से लिए जाते हैं उसमें जो भी आप अभिलंब खींचते हो वो हमेशा केंद्र से गुजरता है। ठीक है, या वक्रता केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करवाने के लिए अपने को एक क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। ठीक है, तो अभिलंब कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। तो वक्रता केंद्र से जाती हुई एक रेखा की जो आप ये इसका क्या होगा, अभिलंब होगा, ये होगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अभिलंब है इसका, इसको नाम दे दो आप लोग, ए है ये। ठीक है, इसको नाम दे दो, बी है ये। ठीक है, और बाकी अपने पास नाम है ये। ठीक है, और तो आपतित किरण अपने पास क्या है, ए बी है। ये अभिलंब के साथ क्या बनाती है, आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है, परावर्तन कोण स्मॉल आर। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई आप, कुछ भी नहीं करना आपने, एक प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवानी है और वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसको क्या कहते हैं, अपने फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। अब आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम फॉलो करवाना है, उसके लिए साथ में क्या चाहिए होता है, आपको अभिलंब चाहिए होता है। तो जब भी आपके पास गोलीय दर्पण हो, समतल दर्पण में तो डायरेक्ट अपने 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, लेकिन गोलीय दर्पणों में अपने को अभिलंब बनाने के लिए क्या करना होता है, अभिलंब जो है वो कहां से गुजरता है, वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो वक्रता केंद्र से जाता हुआ इस बिंदु पर आपतित हुए, इस पर अभिलंब बनाओगे बी पर, तो वक्रता केंद्र से जाती हुई एक रेखा खींचोगे, यही इसका क्या होगा, अभिलंब होगा। ठीक है, अभिलंब के साथ आपतित प्रकाशीय किरण कौन सा कोण बनाती है, आपतन कोण, और परावर्तित परावर्तन कोण। ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहां देखो, ध्यान रखो इसकी ज्योमेट्री क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे उसके अंदर ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो आपको ज्योमेट्री के सारे रूल पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में क्या पढ़ा था अपने, एंगल्स में क्या पढ़ा था, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी यूज होना। देखो यहां ये इसके क्या है, समांतर है। ठीक है, इसमें देखो जेड की शेप बन रही है। जेड की शेप जब बनती है कौन से एंगल होते हैं, एकांतर कोण। तो जेड की शेप में ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये। ठीक है, यानी कि एंगल आई है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के
परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि कोण ABC बराबर कोण CBF, ठीक है। अब यहां आप देखते हैं तो ये वाला क्या बना, जेड की शेप में एकांतर कोण बना, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो चित्र से, ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, ए बी और सी है, वो बराबर हो जाएगा किसके, बी सी एफ के, बी सी एफ, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आप। अपने को दो बातें ध्यान में रखनी है अब तक, कि पहले तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये रीजन एकांतर कोण लिख दोगे आप, क्यों बराबर हो गए, एकांतर कोण के होने के कारण। तो ये आपके पास समीकरण 2 आ गए। तो अपने पास दो समीकरण आए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से और एकांतर कोण के नियम से। अब आपको ध्यान में रखना है ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BCF में, BCF त्रिभुज BCF में क्या है, ये आई और ये आई, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, आई बराबर है किसके, आर के, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि कोण BCF है वो बराबर है किसके, CBF के, CBF। तो यानी कि ये दो कोण क्या है, बराबर है, किस त्रिभुज में, BCF। अब जब किसी त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ाया गया था आप, ठीक है, कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर। यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के सामने कौन सी भुजा, ये वाली, ठीक है। इस कोण के सामने भुजा कौन सी, ये वाली। तो ये वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी, इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो अपने लिख सकते हैं कि यहां लिख दोगे बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहां से ये साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि BF बराबर हो जाएगा CF। तो इक्वेशन नंबर कितनी आ गई आपके पास, 3, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, मानना है कि जो बिंदु B है वो P के बहुत ही क्या है, निकट है। बिंदु जो B है वो P के क्या है, अति निकट है। इसका मतलब B नियर अबाउट है किसके, P के, ठीक है। B P के बहुत ही ज्यादा निकट है। तो आप ये मान सकते हो, कह दो BF जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, FP के, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक है। अपने शो करने के लिए ज्यादा दूर दिखा रखा, लेकिन ये बहुत ही निकट लिया गया, ठीक है। जो बिंदु B और P है, ठीक है, बहुत ही नजदीक लिया गया। तो जो BF डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगी किसके, FP के। तो BF यहां से किसके बराबर हो जाएगी, FP। ये समीकरण क्या आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी समीकरण, 4 आ जाएगी। अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, देखो BF किसके बराबर है, FP के। यहां BF किसके बराबर है, CF, ठीक है। तो CF किसके बराबर हो जाएगी, FB। CF है वो बराबर हो जाएगी किसके, FB, ठीक है। क्योंकि यहां से BF की वैल्यू यहां रख दोगे, या यहां से BF की वैल्यू यहां रख, ये BF CF है तो इसी जगह CF है, जो CF बराबर किसकी हो जाएगी, FP की हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखोगे आप, 5। इतनी बात समझ आई आप। देखो कुछ भी नहीं किया आपने, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रकाशीय किरण लेनी है, आपतित करवानी है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण लेकर के आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम लगाना है। तो अभिलंब खींचने के लिए आप लोग वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा
आपतन बिंदु तक खींच दो। ठीक है, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बनेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब ये प्रकाश एक इसके समांतर है, तो जेड की शेप में ये एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। ये आई है तो ये भी कितना होगा? आई होगा। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब अपने को त्रिभुज देखना है, ये वाला ट्राइंगल देखना है इसमें। तो त्रिभुज बीसीएफ में क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये है, 2 ही। ये जो आई एंगल है वो आर के भी बराबर है, ये जो आई एंगल है वो आई के भी बराबर है। ठीक है, आई बराबर है आर के, तो ये वाला आई इस आर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि वही तो एंगल है। अगर ये 30 है तो ये भी 30। ठीक है, ये 30 तो ये भी 30 और ये भी 30, तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो आई एंगल किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज में ये वाले दो कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बीसीएफ एंगल सीबीएफ के क्या रह जाएगा? बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि बराबर कोणों की सुमुख भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होती है, या बराबर भुजाओं के सुमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में ये लाइन आपको लिखवाई थी। ठीक है, तो ये वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज बन गया ये? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा इसके बराबर, तो सीएफ बराबर हो जाएगी किसके? बीएफ के बराबर हो। ठीक है, अपने को मानना है, लेट करना है कि जो बी पॉइंट है ये पी के बहुत ही ज्यादा क्या है? नजदीक है। तो बी नियर अबाउट क्या है? पी है। तो अपनी जो बी एफ डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी? एफ पी। बी एफ बराबर हो जाएगी एफ पी के। तो यहां से आप समीकरण 3 और 4 से बी एफ सी एफ के बराबर है, बी एफ एफ पी की बराबर है, तो सी एफ बराबर हो जाएगी एफ पी। यहां तक ध्यान दिया आपने। इसके बाद देखो आपको आर और एफ में रिलेशन चाहिए, ये इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस में रिलेशन चाहिए। तो ये रिलेशन कैसे लाएंगे वो? तो अपने लिखेंगे सीपी। सीपी, ठीक है, सीपी को मैं क्या लिख सकता हूं? सी एफ प्लस एफ पी। सी एफ प्लस एफ पी क्या लिख सकते हैं? सी एफ प्लस एफ पी। ठीक है, अब समीकरण नंबर 5 से बाय इक्वेशन 5, समीकरण 5 से जो सी एफ है वो किसके इक्वल है? एफ पी के। यानी कि सी एफ की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? एफ पी। ये जो सी एफ है इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? एफ पी। तो सी पी इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी। सी पी इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी कितना हो जाएगा? 2 एफ पी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सीपी और एफ पी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहां एक बात ध्यान रखनी है कि आपको साइन कन्वेंशन लॉ के अकॉर्डिंग ही वैल्यू रखनी है आर और एफ। ठीक है, अब यहां से ध्रुव से फोकस दूरी कितनी है? स्मॉल एफ है। यहां से दूरी मापी है आपने ये। ठीक है, वैसे भी आपको मैंने बताया था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। आपतित किरण की दिशा ये है, आप दूरी यहां से ये मापी हुई है, तो एफ कितना, ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस आपके पास? एफ पी इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या की दूरी जो कैपिटल आर है, ध्रुव से मापी है आपने, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। आपतित किरण की दिशा ये, विपरीत दिशा में माप रहे हो तो आर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सीपी अपने कितनी आ गई? माइनस का आर। इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करोगे आपको, सीपी की जगह माइनस आर 2, एफ पी की जगह माइनस का एफ, यानी कि माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2f। माइनस से माइनस जाएगा, आर इज इक्वल टू 2f। ये आर और एफ में क्या आ जाएगा? रिलेशन। तो इस प्रकार से अपने आर और एफ में क्या निकाल देंगे? रिलेशन। या आप ये कहो कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है? दुगनी होती है। इससे आप एफ की वैल्यू निकालनी चाहो तो आर बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना। ठीक है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या r है वो फोकस दूरी f की दुगनी होती है। आप ये कहो कि जो फोकस दूरी होती है ये वाली, ये पूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। मान लो r की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये कितनी रहेगी? 2, और इधर कितनी? 2। यानी कि जो फोकस बिंदु होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है।
यहां से आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो फोकस बिंदु होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो ये दूरियां आपको हमेशा माप करके लेनी। जब भी आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे स्फेरिकल मिरर्स में, तो ये वाली डिस्टेंस आपको माप करके लेनी है। अगर ध्रुव से फोकस बिंदु 2 सेंटीमीटर है तो यहां से ये भी 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ये 6 सेंटीमीटर पर है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है, तो फोकस बिंदु आपको सीधा सा मिड पॉइंट में मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर पर पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन अपने फाइंड कर सकते हैं और ये डिस्टेंस आपको हमेशा माप करके लेने होते हैं, ठीक है। जितनी फोकस दूरी होगी ध्रुव से 2 सेंटीमीटर की, उतने ही फोकस बिंदु से ये होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आर और एफ में रिलेशन बता सकते हैं। थैंक यू।